मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय रायपुर। आज के वीडियो में हम पाठ्यक्रम के ऊपर और चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम संबंधित चर्चा का एक वीडियो में पूर्व में आपको डाल चुका हूँ, जिसमें हमने इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सिलेबस या पाठ्यक्रम है, जो कि 5 इकाइयों में बटा हुआ है, उसके प्रथम और द्वितीय इकाई के ऊपर हमने संक्षिप्त चर्चा की। आज के वीडियो में हम जो पाठ्यक्रम की शेष 3 इकाइयाँ हैं, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5, जैसा कह सकते हैं यूनिट 3rd, 4th और 5th के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, तीसरी इकाई में जो पहला टॉपिक है वो रामायण, महाभारत और पुराणों के सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व से संबंधित, यानी रामायण, महाभारत और पुराण का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। और दूसरा है साहित्य में, यानी भारत का जो प्राचीनतम साहित्य है, उस साहित्य में रामायण, महाभारत और पुराणों का क्या महत्व है साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है गुप्त काल में विज्ञान का विकास। गुप्त काल सामान्यतः हम अगर तिथिक्रम के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 250 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का जो समय है उसे हम भारतीय इतिहास में गुप्त काल के नाम से जानते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल यानी क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में भारतीय इतिहास में चाहे वो कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, चाहे दर्शन हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे वास्तु हो, लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में चौमुखी या चहुमुखी विकास। यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में जो विज्ञान का विकास हुआ, हम केवल इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। विज्ञान के जो आयाम है, जैसे कि चाहे वो गणित, चाहे वो जंतु विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे धातु विज्ञान हो, चाहे वो नक्षत्र शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, ये सभी विज्ञान के विविध आयाम हैं। इन विविध आयामों में जैसी चहुमुखी उन्नति गुप्त काल में हुई, वैसी भारतीय इतिहास के अन्यत्र किसी भी काल में नहीं। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल एज यानी कि स्वर्ण काल है। तो हम इन सभी पर चर्चा करेंगे कि गुप्त काल में किस प्रकार से भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान, चाहे वो प्राणी चिकित्सा हो, चाहे पशु चिकित्सा हो, चाहे वो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे नक्षत्र के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जो चहुमुखी उन्नति हुई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है कालिदास और तुलसीदास। देखिए, दोनों ही साहित्यकार हैं। कालिदास, जिन्हें भारतीय इतिहास में कवि कुल गुरु कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि भारतीय इतिहास में आज तक कालिदास जैसा संस्कृत का प्रकांड विद्वान नहीं हुआ। कालिदास को कवि कुल गुरु यानी समस्त कवियों का गुरु इसी कारण कहा जाता है। उनकी भी भारतीय इतिहास में कुल 7 रचनाएं ज्ञात। कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समकक्ष और उनका दरबारी विद्वान नवरत्न माना जाता है। कालिदास की 7 रचनाओं में 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक है वो माने जाते हैं, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरे जो साहित्यकार हैं तुलसीदास, जो कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। हिंदी साहित्य में भी अवधी भाषा का इन्होंने अपनी साहित्यिक विधाओं में, रचनाओं में प्रयोग किया। मध्यकाल
जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तुलसीदास जो है वो हिंदी की अवधि हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक प्रकार से भक्ति संत भी थे। इन्होंने राम की भक्ति पर, इन्होंने अपना आराध्य जो है वो राम को मानने वालों की भक्ति पर है उस पर भी। इकाई 4 जो है, इकाई चतुर्थ है, यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु एवं मौर्य कला की मुख्य विशेषता। सिंधु कला, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जितने भी ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं वो सब के सब पुरातात्विक स्रोत हैं। यद्यपि लिपि के साक्ष्य उन पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर लिपि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस लिपि को पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवनों स्मारकों के अवशेष मिले हैं उनसे सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला या भवन निर्माण कला के ऊपर है प्रकाश पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशु पक्षियों और नारी और पुरुष की जो मूर्तियां मिली है और जो मूर्तियां मिली है उससे मूर्तिकला पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार मोहरों के ऊपर जो चित्रांकन मिला है, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे वृक्षों का हो, चाहे नारी का हो, चाहे पुरुष का हो, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। तो सिंधु कला के अंतर्गत हम सभी प्रकार की कलाओं, चाहे वो वास्तुकला हो, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, अभिनय कला हो, चित्रकला हो, सभी लेखन कला हो, सभी कलाओं के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। इसी में जो दूसरा बिंदु है मौर्य कला। मौर्य यानी कि मौर्य वंश का जो काल है वो माना जाता है लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। इस मौर्य काल में कला के क्षेत्र में जो विविध उन्नति हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हम स्टार्ट करेंगे। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक हम वास्तुकला, भवन निर्माण कला, मौर्य सम्राट अशोक के समय जो स्तंभ निर्माण कला थी, स्तूप निर्माण कला थी, उनके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान में हमें मौर्य कला से संबंधित अधिकांश जो स्रोत मिलते हैं वो या तो स्तूप मिलते हैं, या स्तंभ मिलते हैं, या शिलालेख मिलते हैं, जो बृहद शिलालेख हैं, या लघु स्तंभ लेख हैं, या लघु शिलालेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ जो कि मौर्य कला से संबंधित है, हम प्रत्येक का उदाहरण ले लेकर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला जो बिंदु है गांधार एवं मथुरा। देखिए गांधार एवं मथुरा कला दोनों ही कलाएं मूर्ति कला से संबंधित है। गांधार जो कि पश्चिमी भारत में स्थित एक महाजनपद था। गांधार क्षेत्र में प्रथम शताब्दी से यानी कि इंडो ग्रीक शासकों के समय और विशेष रूप से उनके पतन के बाद कुषाणों के शासनकाल में मूर्ति कला की यानी मूर्ति निर्माण की जो विशिष्ट शैली विकसित हुई उसे ही गांधार शैली कहा। अधिकांश मूर्तियां जो महात्मा बुद्ध की बनी हुई है काले पत्थर से या स्लेटी पत्थर से निर्मित है। महात्मा बुद्ध के जो सिर है वो जो महात्मा बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, उनका शारीरिक सौष्ठव दिखाया गया है, पारदर्शी वस्त्रों में दिखाया गया है। हम गांधार शैली की उन सभी विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरी शैली है मथुरा शैली। ये भी आधुनिक मथुरा वाले क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी में और कालांतर में लंबे समय तक इस क्षेत्र में हो यह शैली जो है वो अस्तित्व में रही। यह भी मूर्ति निर्माण से संबंधित एक शैली। यहाँ पर भी अधिकांश जो मूर्तियाँ हैं वो महात्मा बुद्ध की ही मिली है। यहाँ पर लाल गुलवा पत्थर का प्रयोग किया गया है। महात्मा बुद्ध का जो सिर है वो मुंडित दिखाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रकार से आध्यात्मिकता का पुट जो है वो मूर्तियों में दिखाई देता है। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन स्थापत्य। देखिए दिल्ली सल्तनत काल यानी कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत जो थी
से संबंधित यानी कि जो कला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो मस्जिदें बनाई गई, जो तालाब बनाए गए, जो महल बनाए गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला है मुगल कालीन स्थापत्य कला। देखिए मुगल काल में स्थापत्य मुगल सम्राट अकबर के समय से लेकर औरंगजेब के समय तक जो विभिन्न भवनों का निर्माण किया गया उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विशेष रूप से शाहजहां के समय मुगल काल, जिसे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चित्रकला की दृष्टि से देखा जाए तो जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इन सब के ऊपर हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है इसमें राजपूत चित्रकला की शैली। देखिए राजपूत चित्रकला शैली है वो कोई एक शैली नहीं, बल्कि राजस्थान के विभिन्न रियासती राज्यों में जो भिन्न भिन्न शैलियाँ समय के साथ साथ अन्य शैलियों के प्रभाव में आकर जो विकसित हुई उन्हें ही मिश्रित रूप से हम राजपूत शैली या राजस्थानी चित्रकला की राजस्थानी शैली के नाम से संबोधित करते हैं। इस राजस्थानी चित्रकला शैली या राजपूत चित्रकला शैली में मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी आदि सभी शैलियाँ जो है इन सभी को संयुक्त रूप से राजस्थानी या राजपूत चित्रकला शैली कहा जाता है। अगर प्राचीनतम राजपूत शैली चित्रकला शैली की बात की जाए तो मेवाड़ शैली जो है वो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा जो है वो आगे के वीडियो में करेंगे। इकाई 5, देखिए 5वीं जो इकाई है उसमें पहला टॉपिक है भक्ति आंदोलन और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। देखिए मध्यकाल जब 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रसार होने लगा, बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया जाने लगा। ऐसी स्थिति में जो हिंदू संत थे उनको हिंदू संस्कृति है वो नष्ट होती हुई दिखाई देने लगी। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा हिंदू धर्म के संरक्षण, उसको बचाए रखने के लिए और उसके पुनरुत्थान के लिए जो प्रयास किए गए, उस काल को ही यानी जो उस काल को ही भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन अधिकांश जो हिंदी विद्वान थे, हिंदी के जो हिंदी भाषा में जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जो भक्ति संत थे जैसे तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है, ये सभी भक्ति संत माने जाते हैं। तो इन भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, किस प्रकार से इन्होंने तत्कालीन इस्लामी संस्कृति के साथ जो सामंजस्य स्थापित कर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है सूफी धर्म और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। देखिए भारत में इस्लामी आक्रमण के साथ या तुर्की आक्रमण के साथ भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। बड़ी संख्या में जबरन धर्मांतरण कराया जाने लगा, इस्लाम धर्म पर बल दिया गया, राजकीय धर्म घोषित किया गया। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम संत भी थे जिन्होंने एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के साथ या हिंदू संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर उनके साथ सहिष्णुतापूर्ण आचरण यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावनाओं पर बल दिया। तो उस सूफी, जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं, इन सूफियों ने और इस सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। देखिए अंग्रेजों के आने के बाद या जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, भारतीय संस्कृति के संपर्क में आई, तो उस यूरोपीय संस्कृति के भारत में आगमन का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, चाहे वो वैचारिक दृष्टि से देखा जाए, बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए, खान पान की दृष्टि से देखा जाए, वेशभूषा की दृष्टि से देखा जाए, सभी दृष्टिकोण से हम पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज का सामाजिक और धार्मिक चिंतन। ब्रह्म समाज, देखिए भारतीय
सामाजिक पुनरुत्थान का जन्मदाता जो है वो राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस ब्रह्म समाज ने सामाजिक यानी समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में है वो कौन कौन से कार्य किया, कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार से इन्होंने सामाजिक अंधविश्वासों, कुरीतियों, रीति रिवाजों, पाखंडों का विरोध किया, भारतीयों को एक प्रकार से उन्होंने वो जागृत करने का प्रयास किया, किस प्रकार से इन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया और धर्म के क्षेत्र में जो है वो एक प्रकार से जागृति लाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, उसका भी सामाजिक भारतीय समाज और धर्म के क्षेत्र में जो योगदान है, विशेष रूप से शुद्धि आंदोलन है और जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार कहा गया है। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाया, उनके विचारों की सामाजिक और सांस्कृतिक उपादेयता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, उनके जो विचार थे, उनके विचारों की वर्तमान भारतीय सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या उपादेयता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये था बीए तृतीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस। इसके ऊपर हम आगे से प्रत्येक टॉपिक वार जो है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।